दोस्तों काफी न्यूज में आपने देखा होगा कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है अब्रॉड से इंडिया में, बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, लेकिन सच इससे हजारों हजारों किलोमीटर दूर है। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि हम कैसे गरीब होते चले जाएंगे। जो पैसा कमाने का सपना हमारी आम जनता देख रही है, उसे हमारा मिडिल क्लास इंडिया में रहते हुए शायद ही कभी हासिल कर पाएगा। जब इंडिया का कंपैरिजन दूसरे एशियन देशों से किया जाता है तो सबसे ज्यादा पिछड़े देशों में इसका नाम आता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सिंगापुर सरकार ने 40 साल से ऊपर के लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया है एआई के बारे में और नई टेक्नोलॉजीज के बारे में, ताकि उनका ये वाला तबका जो है वो पीछे ना रह जाए अपनी एज गैप की वजह से। और इस सब का खर्चा सरकार उठा रही है। फ्री में सारे कोर्सेज, सारी एजुकेशन कराई जा रही है। इंडिया की आबादी इस वक्त 140 करोड़ के ऊपर पहुंच रही है और कुछ ही सालों में हम चाइना को ओवरटेक करने वाले हैं पॉपुलेशन के मामले में। इंडिया की पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट तो दूर, बल्कि जो रोजगार वाले लोग हैं, अच्छी सैलरी वाले लोग हैं, उनका भी भट्टा बैठने वाला है। आइए जानते हैं कैसे। पर कैपिटा इनकम, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, पर कैपिटा इनकम वो होता है कि जो एक आदमी की ऑन एन एवरेज सालाना इनकम क्या होती है उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से, उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम, जो कि चाइना में $15,500 है एक आदमी की ऑन एन एवरेज पर कैपिटा इनकम, और इंडिया की 1800। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडिया आसपास भी नहीं है। एक मेजर डिफरेंस है बाकी देशों में और इंडिया में लोगों की इनकम के मामले में। ये जो गैप दिख रहा है ना, ये इतनी छोटी चीज है नहीं जितनी आप सोच रहे हैं। एजुकेटेड लोग अपनी डिग्री लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही। यहां तक कि स्किल भी बेमायना हो गया है। मिडिल क्लास आदमी के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया है पैसा कमाना। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया गरीब देश है बाय चॉइस। बहुत मेजर इंपैक्ट डाला है इंडिया की हिस्ट्री ने मौजूदा गरीबी के ऊपर। एक काम करते हैं, शुरू से समझते हैं और फिर आते हैं अपने मेन सवाल पे कि इस पूरी कहानी का असर हमारे ऊपर कैसे पड़ा और हम कैसे ईयर आफ्टर ईयर फाइनेंशियल दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। आपको सुन के शॉक लगेगा कि 1000 BC से लेके 1750s तक इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक थी। 17th सेंचुरी मुगल एम्पायर के दौरान इंडिया 25% ग्लोबल जीडीपी में हिस्सेदार था, मतलब टॉप 3 में था पूरी दुनिया में। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज ऐसी हालत हो गई? पहली चीज जो हमको अमीर बनाती थी वो था एग्रीकल्चर। हम लोग टॉप प्लेयर थे एग्रीकल्चर में पूरी दुनिया में, और इस हद तक के डेवलप हो गए थे कि हम बहुत ही लार्ज अमाउंट में फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पा रहे थे। इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री और शिप बिल्डिंग का लीडर था। लेकिन किसको पता था कि ब्रिटिश हम पे घात लगाए बैठे हुए हैं। ब्रिटिशर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद चीजें बदलनी शुरू हो गई। 19th सेंचुरी में इंडिया पूरे समय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से गुजरा। प्रीवियसली हम गोल्ड और बहुत से प्रीशियस मेटल को रिजर्व करके रखते थे अपने एक्सपोर्ट को यूज करके, लेकिन ब्रिटिशर्स का डिफरेंट बिजनेस मॉडल था। अब अंग्रेज क्या करते थे, ये लोकली जो रेवेन्यू जनरेट होता था उससे माल खरीद लेते थे और देश के बाहर बेच आते थे। इससे क्या हुआ, इंडिया अभी भी माल बेच तो रहा था, एक्सपोर्ट तो कर रहा था, लेकिन पैसा वापस नहीं आ रहा था और अंग्रेजों की जेब में जा रहा था। फिर ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया, लेबर से मशीनों को रिप्लेस किया, जिससे जो हमारे हिंदुस्तान बिजनेसमैन थे वो माल तो बना रहे थे, लेकिन अंग्रेजों जितना सस्ता बेच नहीं पा रहे थे और मार्केट खराब होती चली जा रही थी। फिर क्या था, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कोलैप्स कर गई। अब यहां अंग्रेजों ने क्या किया कि इंडिया को फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्टर और प्रीशियस मेटल के इंपोर्टर से फिनिश्ड गुड्स के इंपोर्टर और रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बना दिया। तो 24.4% वर्ल्ड जीडीपी से ले आए ब्रिटिशर्स इंडिया को 1950s तक 4.2% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी पे। अब आती है जवाहरलाल नेहरू की सरकार, जिसमें थोड़ी बहुत कुछ चीजें सुधारी गईं,
लेकिन हमारा दुश्मन कभी बाहर था ही नहीं, हमारे अपनों ने ही हमको लूटा। नेहरू जी ने कुछ कोशिशें की, जैसे रशिया में एक बार 5 साल की योजना चलाई गई थी वहां की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जिसकी नकल करते हुए कांग्रेस की सरकार ने 5 साल की वही योजना इंडिया में चलाई, जिससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और ऐसे करते करते बहुत सारी सीरीज ऑफ 5 साल की योजनाएं देखने को मिली आने वाले कुछ सालों में इंडिया को। इतने सालों की योजनाओं के बाद कुछ चीजें देखने को मिली जो अच्छी थी, जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देखने को मिले, रोड्स बनने लगी, डैम्स बनने लगे, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस खुलना शुरू हो गए। लेकिन गरीबी, पॉवर्टी से निजात नहीं मिल पा रही थी। हमारी आम जनता गरीबी के दलदल से बाहर ही नहीं आ पाई। उसकी वजह तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन, जिसकी वजह से कोई भी योजना काम नहीं आ पा रही थी। और फिर पाकिस्तान से चलते कॉन्फ्लिक्ट की वजह से देश का 1/4 पैसा फौज के ऊपर खर्चा हो जा रहा था। हमारी इकोनॉमी आसपास नहीं पहुंच पा रही थी जिस रेट से थाईलैंड, साउथ कोरिया, ईरान जैसे देश अपनी देश की इकोनॉमी ग्रो कर रहे थे, जिससे काफी टाइम तक इंडिया कोई ट्रेड नहीं कर पा रहा था और बजट प्रॉब्लम्स इंडिया का पीछा नहीं छोड़ रही थी। सेंट्रल बैंक पैसे छापता चला जा रहा था, इंडिया इन्फ्लेशन में डूबता चला जा रहा था। लेकिन फिर कुछ अच्छा होता है। 1990s में जब कोई रास्ता नहीं बचा तो इंडिया मदद लेता है IMF की, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स, जो कि आसान नहीं था क्योंकि इंडिया को फिर अपने सारे प्लान्स इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलाना था, जो कि शुरू में काफी पेनफुल रहा, लेकिन फिर चीजें आसान होना शुरू हो गई। 1994 से 2013 तक इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा 142% बढ़ गई। इंडिया स्टील में मेजर प्लेयर बन गया। मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से होने लगा। मिड 2000 तक इंडिया मेजर प्लेयर बन गया ऑटोमोबाइल्स में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और यहां तक कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT इंडस्ट्री में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो जब सब कुछ ठीक हो गया तो आज ये हालत कैसे हो गई? अब देखने वाली बात यह है कि जो ग्रोथ हुई थी वो बहुत अनइवन हुई थी। बहुत कम लेकिन बहुत बड़ी कंपनीज ऑलमोस्ट इंडिया के हर सेक्टर को डोमिनेट करने लगी और कंट्रोल करने लगी। और इन कंपनीज के लिंक्स जो सरकार के साथ थे उसकी वजह से सरकार इनको प्रोटेक्ट करती थी, जिसकी वजह से नई कंपनीज, नए स्टार्टअप बिजनेसेस किसी भी सेक्टर में घुस नहीं पा रहे थे। उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था अपना बिजनेस चलाना, क्योंकि बड़े प्लेयर्स उनको घुसने तक नहीं दे रहे थे। ये एक एक्सट्रीम इनइक्वालिटी की कंडीशन कही जा रही। रीसेंट ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में सिर्फ 1% लोग इंडिया की 40% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं, और वहीं दूसरे हाथ पे 50% जो गरीब तबका है इंडिया का, वो सिर्फ 3% इंडिया की वेल्थ को कंज्यूम कर पाता है, कंट्रोल कर पाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब टैक्स देने की बात आती है तो सिचुएशन एग्जैक्ट रिवर्स है। ये जो 50% लोग मैंने बताए जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, ये 64% टैक्स देता है, जीएसटी भरता है, और जो टॉप पे बैठे 10% लोग हैं वो सिर्फ मात्र 4% टैक्स देते हैं टोटल टैक्स कलेक्शन का। इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन इतना बुरा है कि करीब 40% फ्रूट सड़ जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले। इस तरह की व्यवस्था और इस तरह के नुकसान की वजह से इंडिया गरीब और ज्यादा गरीब होता चला जा रहा है। लेकिन क्या सरकार और बिजनेसमैन जो बड़े टॉप प्लेयर्स हैं, क्या वो गरीब हो रहे हैं या कौन गरीब हो रहा है, वो तो आपको मालूम है। एक प्रॉब्लम जो इंडिया को सबसे ज्यादा पीछे फेंक देती है, सबसे ज्यादा गरीब कर देती है, वो अगर एक वर्ड में मैं बोलूं तो वो है लेबर। 40% यूथ इस वक्त अनएम्प्लॉयड है भारत में, और मजे की बात यह है कि हमारी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन यंग लोगों से भरी हुई है, जिस बात से यह समझ में आता है कि बहुत कम नंबर ऑफ लोग हैं जो एक्चुअली इकोनॉमिकली एक्टिव हैं। नियरली 54% लोग हैं जो लेबर कैटेगरी में आते हैं इंडिया में, जो कि एक छोटा नंबर नहीं है। बात करें किसानों की तो मात्र 17% का योगदान कर पाती है जीडीपी में टोटल इंडिया के
और किसानों का नंबर कितना है वो तो आप गूगल कर ही लेंगे। सिर्फ 19% महिलाओं के पास जॉब है इस वक्त इंडिया में, और वहीं चाइना में 65% महिलाओं के पास जॉब है, और वियतनाम में तो 75% महिलाओं के पास जॉब है। एजुकेशन के ऊपर इंडिया में काफी कम खर्चा किया जाता है अगर उसको कंपेयर किया जाए किसी और एशियन देश से। न्यूज़पेपर्स में, न्यूज चैनल्स में बहुत सारी फॉरेन पॉलिसीज और बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बताई जाती हैं, लेकिन एक्चुअली में वो हम तक कभी आती ही नहीं है, या तो इंप्लीमेंट ही नहीं की जाती है, या फिर जो फंड्स आम जनता की बेहतरी के लिए दिए जाते हैं उसे या तो नेता खा जाते हैं या ठेकेदार खा जाता है। चाहे राशन हो, पेट्रोल हो, या कोई भी रोजमर्रा की जरूरत की चीज हो, हर साल तेजी से महंगी होती चली जा रही है, जिसको हम इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर इनकम की बात करें तो या तो इनकम बढ़ नहीं रही है या फिर कम होती चली जा रही है। डीमोनेटाइजेशन के बाद और बढ़ते टैक्सेस की वजह से मार्केट में कैश फ्लो बेहद कम हो गया है, जिसकी वजह से आम आदमी सफर कर रहा है, लेकिन उसका फायदा ऊपर बैठे टॉप 10% लोग बहुत अच्छे से उठा रहे हैं। लेकिन आम जनता धीरे धीरे अपना दम तोड़ती दिखाई दे रही है।